डिजिटल इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हाफिज कुरैशी। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। जी, हम बात कर रहे हैं गौरीशंकर जी की, और आज इनकी रिटायरमेंट पार्टी थी और यहाँ पर कई सारे ख़ास मेहमान भी पहुँचे थे। और जो सुबह से हमने देखा जो वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि शाम के 5 बजने को जा रहे हैं। आइए बात करते हैं गौरीशंकर जी से कि इनका जो कैरियर है कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर। गौरीशंकर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद हो। हर किसी का सपना होता है, ख्वाब होता है, एक जब भी वो सर्विस देके एक अंत तो होता है रिटायरमेंट का। और मुझे लगता है ये शायद आपकी खुद की चॉइस थी रिटायरमेंट का। और क्या सोचकर ये रिटायरमेंट आपने ली, और साथ में अगर हम बात करें पूरी कैरियर का, कैसा आपका कैरियर रहा? सबसे पहले कुरैशी साहब, आपका यहाँ इस मेरी छोटी मोटी जो पार्टी रखी हुई थी उसमें शमूलियत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ मैं यहाँ। मेरा कैरियर एज ए टीचर 97 में मैं अपॉइंट हुआ था, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि मेरी सर्विस के मैक्सिमम ईयर्स जो है वो शुरुआती ख़ास तौर पे जिससे मैं सेटिस्फाइड था, काफ़ी बच्चों के साथ जस्टिस कर पाता था। उनको अपने जो मेरा एक जॉब था टीचिंग का सेटिस्फैक्ट्री बच्चों को दे सकता था मैं। उसके बाद कुछ हालात ऐसे बने कि मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट मेरी बढ़ती गई। गांव में भी कहीं छोटा मोटा मसला हो, इलाके के लोगों को इतना विश्वास होता चला गया कि छोटे मोटे इशू के लिए भी मुझे उनको एड्रेस करना पड़ता था। उनके जो ग्रीवियंसेस थे उनको एड्रेस करना पड़ता था। छोटा मोटा तनाज़ा हो जाए वहाँ भी जाना है। इसके अलावा 2008 में हमारी एक संस्था MCW ट्रस्ट जो आप जानते होंगे, उसका भी यहाँ आगाज़ किया गया। तो ट्रस्ट का पार्ट होते हुए भी मुझे काफ़ी सर्विस देने का मौका मिला और मैं उसमें भी व्यस्त रहने लगा। नवरात्राज में या ड्यूरिंग आई सर्जरी कैंप्स एट जम्मू या कहीं और कोई ऐसा इसके ट्रस्ट के प्रति कोई एक्टिविटी में हिस्सा लेना होता था। एक कारण मेरा ये था कि मैं मेरी कुछ रुझान सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ता गया। मुझे लगा कि लोगों को और भी सर्विसेज मुझे देनी चाहिए। मेरा दिल उस तरफ मुझे मेरी आत्मा मुझे खींचता चला गया, बस यूँ समझ लीजिए। तो मुझे लगने लगा कि मैं अपने जॉब के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ कुछ टाइम से, कि मुझे एक एज टीचर एक सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ओनली टीचिंग। टीचिंग के अलावा वो बाकी कोई अपना कोई सोशल एक्टिविटी करनी है या कोई घर का काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। क्योंकि एक टीचर का जॉब एक ऐसा जॉब है कि जिसमें 100% देने के लिए उनको सिर्फ टीचिंग का ही काम कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। तो मुझे इस तरह से भी कुछ घुटन होने लगी। दूसरा ये था कि कुछ मुद्दे ऐसे होते थे जिसमें जो मुझे लगते थे कि उठाने चाहिए, बोलना चाहिए इस पे। तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बोलना आप समझते हैं कि थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए भी मेरे उसके आगे लगाम लग जाती थी, मैं बोल नहीं पाता था, घुटन सी महसूस होती थी। तो 2-3 साल मैंने थोड़ा सोचा इस मसले में कि मुझे जॉब को क्विट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद जब लास्ट मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मैं यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हूँ, यहाँ मैं बच्चों के साथ अपना पूरा नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे जॉब क्विट करना चाहिए ताकि किसी और अनएम्प्लॉयड को यहाँ मौका मिले। और वो क्विट करने के बाद और भी बहुत सारे जो हैं नज़रें आप पर हैं, चाहे हम पॉलिटिकली एंगल से देखें, ये सवाल मेरा बाद में रहेगा। लेकिन सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि जो टीचर होते हैं उनको एक नेशन बिल्डर कहा जाता है, एक अहम किरदार रहता है, एक अहम रोल रहता है। अगर किसी भी समाज को बदलना हो, किसी भी इलाके को बदलना है, एजुकेशन बहुत मायने रखती है। और एजुकेशन हासिल करने के लिए एक उस्ताद की ज़रूरत होती है। बीइंग एक टीचर, जो और भी जो टीचर्स हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहेंगे? सर, एज ए टीचर मेरा जो कैरियर रहा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, टीचर गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं, जो भी टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, चाहे प्राइवेट में हैं,
काफ़ी मेहनती लोग होते हैं, काफ़ी काम करने वाले होते हैं। बट आप देखेंगे तो हमारे इलाका में ही देखेंगे तो मैक्सिमम स्कूल में 50% भी स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो वो सिर्फ पेपर फॉर्मेलिटीज़ में ही लगे रहते हैं। उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो अपना आउटपुट दें बस। मतलब कोई मिड डे मील है, कोई आजकल डिजिटल इंडिया, एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो रोज़ाना इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, दी जा रही है। तो देखिए हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, मिडिल स्कूल में, यहाँ दौला की बात करूँ मैं तो कई सालों से यहाँ मिडिल स्कूल से अपग्रेड करके इसको हाई स्कूल किया हुआ है, और अभी तक मिडिल स्कूल का स्टाफ यहाँ है। जैसे रौलका का मैं जिक्र करूँ, संदरौन का करूँ, बाकी हायर सेकेंडरी स्कूल्स का करूँ, इधर जैसे मछेडी साइड देखिए तो मछेडी साइड में मैंने देखा मछेडी हायर सेकेंडरी में इतनी खस्ता हालत है कि 3-4 ही लोग जो हैं वो पूरी हायर सेकेंडरी को चला रहे हैं। बल्कि यूँ कहूँगा कि हमारे पहाड़ी बेल्ट जो है वो पूरी इस तरह से है कि स्टाफ नहीं है। तो टीचर आउटपुट देना भी चाहे, नेशन बिल्डर कहा जरूर जाता है, बट नेशन बिल्ड करने के लिए उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है ना। उनके लिए अगर एक टीचर को 10 टीचर का वर्डन दिया जा रहा है तो कैसे प्रूव कर पाएगा, वो कैसे कर पाएगा? मुझे लगता है कि इस सेक्टर को काफ़ी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ही हमारे इलाका का भविष्य हैं, देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों के लिए सही आप एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, सही स्टाफ नहीं दे पा रहे हैं, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। बाकी टीचर्स जो हैं वो काम करते हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो अच्छे हैं। इस महकमा से मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट रहा है, इस महकमा में से मुझे काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी लोगों का सहयोग मिला है, काफ़ी ऑफिसर जिनके साथ काम किया। आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जो कोऑपरेटिव ना हो, मतलब एज फ्रेंड्स काम किया, ऑफिसर ने भी और सबऑर्डिनेट्स ने भी। बट बर्डनड हैं, बोल नहीं पाते हैं, कैसे बोलेंगे? टीचर्स बोलेगा कैसे बोलेगा? अगर एक ही टीचर होगा उसके पास 10 क्लासें दे दी जाएँ तो उसको देना है ना आउटपुट। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ रेशो बनाई जाती है, नॉर्म्स बनाए जाते हैं, टीचर स्टूडेंट्स रेशो बनाई जाती है, बट सिर्फ रेशो बनाई जाती है, पेपर्स में बनाई जाती है। स्कूलों की हालत आप देख सकते हैं, बहुत खस्ता है। गौरीशंकर जी, जो आपने शुरुआत में कहा कि मैं बोल नहीं पाता था, हालांकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती हैं जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, और अक्सर वो सोशल मीडिया पे या मीडिया द्वारा कोई भी बात नहीं रख पाता है। लेकिन आज की रिटायरमेंट से बहुत सारे एंगल भी देखे जा रहे हैं, बहुत से अलग अलग व्यूज़ जो हैं लोगों के आ रहे हैं, उस पर आप भी जानते हैं और उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, डेफिनेटली ऐसा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैक्सिमम पार्टीज़ जो है उनकी तरफ से भी काफ़ी कंटेक्ट किया गया है। यूँ कहूँगा मैं कि लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है, जिस वजह से पार्टीज़ को भी ये मजबूर किया जा रहा है कि वो अट्रैक्ट करते हैं, वो ये एक कोशिश करती हैं कि हमारा पार्टी में ये पार्टिसिपेट करें, शामिल हो जाएं तो अच्छा है। जहाँ तक मेरा अपना व्यू है, पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी भी पार्टी को अच्छा या बुरा कहने से पहले मुझे अपने आप के बारे में ये फाइनल डिसाइड करना होगा कि मुझे क्या पॉलिटिक्स में जाना है कि नहीं जाना है। काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि अगर हम जब आप सर्विस करते थे और काफ़ी सारे आपने सामाजिक काम किए हैं, चाहे आपने वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़कर लोगों तक जिस तरह की मदद चाहिए उस तरह की मदद आपने पहुंचाने की कोशिश की। सवाल मेरा ये भी था कि ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करके ही हम लोगों की मदद कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर मेरा सवाल ये भी रहेगा इसके साथ कि लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि आने वाले असेंबली चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये रिटायरमेंट का जो है फ़ैसला किया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये सोच समझ के नहीं किया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाके या मुझे एमएलए बन के कंटेस्ट करके इलेक्शन लड़के, मेरा ड्रीम ये नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ड्रीम ज़रूर है मेरा कि लोगों की वॉइस, लोगों की आवाज़, चाहे किसी भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी लीडर हो, मैं किसी का वफादार नहीं हूँ। मुझे पब्लिक के लिए कोई भी इशू होगा, कोई भी बात होगी, कोई भी उठाना पड़ेगी, मैं उठाऊंगा उसके लिए। इसके लिए मैंने जॉब किट किया। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई और नौकरी छोड़ता, कोई और जॉब किट करता तो मैं नहीं कहना था उसको कि पागल है ये। हो सकता है कोई ऐसा सोचता हो कि जॉब किट करना ये हो सकता है पागल है, जैसे मैं किसी को कह सकता हूँ, बट मेरा ये नहीं है। मेरे इनर वॉइस ये है, मैं एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करना चाहता हूं जितना मैं कर सकूंगा। इसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म चाहे
मुझे एनजीओ के थ्रू अगर मैं परफॉर्म कर पाऊंगा तो मैं एनजीओ में ही रहूँगा। अगर मैं किसी प्रेशर ग्रुप के जरिए पब्लिक की वॉइस बन पाऊंगा तो मैं प्रेशर ग्रुप में रहूँगा। और अगर ज़रूरी हो गया कि प्रेशर ग्रुप में या एनजीओ में मुझे प्लेटफार्म सही नहीं बन रहा है और मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, तो मैं उसके लिए भी कोई ये नहीं है कि उसके लिए पत्थर की लकीर है कि मैं नहीं इससे आगे नहीं जाऊँगा। मैं पब्लिक की वॉइस बनने के लिए किसी भी साइड जाने के लिए। आखिर मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने काफ़ी सारे लोगों की मदद की है, हालांकि पूरे इलाके को आपने यहाँ के लोगों की मदद की है, और आगे भी किस तरह की मदद जो है आपकी जारी रहेगी? मेरी लाइफ जो है वो पब्लिक के लिए समर्पित है। जितना मेरी तरफ से हो सकेगा पब्लिक पहले। मैंने लोगों को कुरैशी साहब इतना ज़्यादा इनर वॉइस को सुनने के बाद मुझे इतना आनंद आया है कि जिन लोगों को देखा भी नहीं है, मैंने जिन लोगों को देखा भी नहीं है, खासकर बुज़ुर्ग नौजवान तो हुए, बट बुज़ुर्ग भी कई जगहों पर दूर दराज के इलाका जात में बुज़ुर्गों को देखते हैं तो वो भी कहते हैं अच्छा जी गौरी मास्टर जी। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि देखो छोटी छोटी सर्विसेज देने से कितनी उम्मीद रखते हैं। किसी को ऐसे मैं कई जगह पर देखता हूँ तो बढ़ापे में होता है, ऐसे देखता है अच्छा ये गौरी मास्टर जी हैं, तो बड़ा मान देते हैं, सम्मान देते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ ऐसे सुनाते हैं जैसे मैं उनका निपटारा कर सकता हूँ, उनका सोल्यूशन दे सकता हूँ। तो उस सोल्यूशन को देने के लिए मैं नहीं कहता कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है, बट मेरी तरफ से जो भी एफर्ट्स रहेंगी, मुझे चाहे नॉन पॉलिटिकल रह के मैं अगर कर पाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा, एनजीओ के लिए हो सकेगा वैसे करूँगा, और ना हो पाया अगर प्लेटफार्म सही नहीं बन पाया तो मुझे उसके लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़ना पड़ा तो उससे भी मैं पीछे नहीं हटूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात धन्यवाद, थैंक यू। और आप सुन रहे थे गौरी शंकर जी को, और जिस तरह से उन्होंने अपने व्यूज़ रखे, और जो लोग जो है आज यहाँ पर पहुँच के मुबारकबाद नहीं दे पाए वो कमेंट बॉक्स पर इनको मुबारकबाद दे सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव के साथ में हाफिज़ कुरैशी, बनी अपडेट के लिए।